गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, BA सेकेंड ईयर पेपर सेकंड इंडियन इकोनॉमी की आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वह है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। देखिए, भारत में हमेशा से ही आक्रमण होते रहे हैं, लेकिन जो प्रारंभिक आक्रमण रहा है और ब्रिटिश आक्रमण रहा है, इन दोनों में मुख्य अंतर ये रहा है कि प्रारंभिक आक्रमण से भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन ब्रिटिश शासन के आक्रमण से भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना में भी परिवर्तन आ गया और भारत से धन की निकासी निरंतर ब्रिटेन की तरफ होने लग गई। ठीक है, तो इस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटिश शासन के दौरान एक उपनिवेशीय अर्थव्यवस्था बन गई। उपनिवेशीय अर्थव्यवस्था का मतलब आप समझिए कि हम किसी दूसरे देश के उपनिवेश हैं और हमारा जो हित है या जो हमारे जितने भी हित हैं वो सारे डिसाइड किससे हो रहे हैं? ब्रिटिश शासन से ये डिसाइड हो रहे हैं। अब भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश शासन के प्रभावों को हम थोड़ा देख लेते हैं। पहला जैसे प्रभाव है अनौद्योगिकरण, भारतीय हस्तशिल्प का ह्रास, जो कि आपको ध्यान हो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश नागरिकों को भारत में व्यापार करने की छूट मिल गई। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि भारतीय बाजार पूरी तरीके से ब्रिटिश शासन ब्रिटेन द्वारा निर्मित माल से पूरी तरीके से लद चुके थे, जो कि ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि आपको पता है कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में ही आई। इस वजह से वहाँ पर मशीनों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होने लगा और इन मशीनों के द्वारा जो उत्पादन होता है ये चूँकि सस्ता रहता है, ठीक है, सस्ता रहता है और अत्यधिक मात्रा में होता है, तो इन उत्पादों की खपत कहीं होनी थी। इसलिए ब्रिटिश शासन ने क्या किया, उसे भारत भेजने लगे और भेजना ही नहीं, इसके अलावा इन्होंने और क्या किया, चूँकि रेलवे का विकास भी इन्होंने किया ब्रिटेन ने भारत में, और उसका जो रेलवे के विकास का इनका मुख्य कारण था वो कारण भी ये था कि कैसे न कैसे भारतीय बाज़ारों में इनके सामानों की पहुंच ज़्यादा से ज़्यादा और दूरगामी क्षेत्रों तक फैल सके। इसका परिणाम क्या रहा देखिए, ऐसा करने से क्या परिणाम निकला। पहला परिणाम ये रहा कि हमारे जो उद्योग थे उसी क्षेत्र में जो हमारे उद्योग थे वो उद्योग हमारे क्या है, विनाश की ओर जाने लगे, क्योंकि हमारे उद्योगों में मशीनों की बजाय श्रम से उत्पादन होता था, और चूँकि श्रम महंगा तो रहेगा, जब आप हाथ से काम करेंगे तो वो चीज़ थोड़ी महंगी रहेगी बजाय मशीनों से, और चूँकि वो उत्पादन में भी कम बनेगी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में भारतीय उत्पाद थे वह महंगे होने लगे और ब्रिटिश उत्पाद वह सस्ते होने लगे। इस वजह से भारतीय उत्पादों की बिक्री कम होने लग गई और इस बिक्री कम होने से भारतीय उद्योगों का विनाश होने लगा। मुख्य रूप से हम देखें तो हस्तशिल्प उद्योग हमारा विनाश की कगार पे पहुंच गया था, और इस वजह से जो शिल्पकार थे हमारे वो क्या होने लगे, उनके उद्योगों की स्थिति जब खराब होने लग गई तो वैसी स्थिति में कृषि की तरफ डाइवर्ट होने लगे। इस वजह से इसका देखिए परिणाम क्या रहा। पहला परिणाम तो देखिए अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश सामान काफ़ी ज़्यादा प्रभावी होने लगे। दूसरा परिणाम अगर हम देखें तो भारतीय हस्तशिल्प उद्योग और अन्य उद्योगों का विनाश होने लगा। तीसरा परिणाम अगर हम देखते हैं तो भारतीय कृषि पर जनसंख्या का दबाव बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया। इस वजह से क्या रहा कि भारतीय कृषि की उत्पादकता धीरे धीरे कम होने लग गई। ठीक है, इसमें अगर हम आगे देखते हैं तो एक और प्रभाव की अगर हम बात करें तो देखिए अनौद्योगिकरण का एक नकारात्मक प्रभाव क्या रहा है कि भारत के अनेक शहरों का पतन होने लग गया और भारतीय शिल्पों का गांवों की ओर पलायन होने लगा। सीधी सी बात है कि शहरी अर्थव्यवस्था तो इसलिए प्रभावित होने लगी क्योंकि उद्योग हमारे ख़त्म होने लगे, चरमरा सी गई हमारी औद्योगिक अवस्था है। ठीक है, और इसके परिणाम स्वरूप शहरों से गांवों की ओर पलायन होने की वजह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी हमारी कमज़ोर सिद्ध होने लग गई, या आप कह सकते हैं कि विनाश के कगार पे पहुंचने लग गई। ठीक है, हम देखें तो चूँकि आपको पता है कि भारत पहले सोने की चिड़िया कहलाता था और हमारे देश का कई देशों की तरफ निर्यात होता था। हमारे मसाले, हमारे जूट के सामान, सूती वस्त्र, कपास, रेशम इत्यादि हम बहुत सारे सामानों का निर्यात करते थे, लेकिन ब्रिटिश शासन के कारण हमारे देश की स्थिति बिल्कुल बदल सी गई और अब हम क्या हो गए, हम एक तरीके से पूरी तरीके से आयातक देश बन गए थे। अब ऐसे आयातक देश बन गए, यानी हम पूरी तरीके हर चीज़ में हम इंपोर्ट करने लग गए थे।
थे। और ये इम्पोर्ट कौन कर रहा था? ब्रिटिश शासन ही कर रहा था, क्योंकि उस समय शासन हमारा ब्रिटेन के हाथों में ही था। उस समय के अगर हम महत्वपूर्ण विचारकों के ऊपर के विचारों पर ध्यान दें तो दादा भाई नौरोजी के विचार देखिए आप। भारत की अवस्था बहुत बुरी है, उसकी अवस्था एक स्वामी व दास जैसी नहीं अपितु उससे भी गिरी हुई है। ये एक ऐसे लुटे हुए राष्ट्र की अवस्था है जहाँ लुटेरा साफ लूट रहा है, फिर साफ बचकर निकल जाता है। तो आप ये जो विचारक हैं, इनके विचारों को आप वहाँ एग्ज़ाम के टाइम में कोट कर सकते हैं। अच्छे नंबर गेन करने के लिए बच्चों मैं आपको कुछ एक चीज़ साथ के साथ बताती चलती हूँ कि विचारकों के विचारों को अगर आप एज इट इज़ लिख देते हैं और उसके आधार पे फिर अगर आप अपने प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं तो बहुत फ़र्क पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर कॉपी चेक करते वक्त। ठीक है, तो थोड़ा सा आप विचारकों की जो बातें हैं उनको थोड़ा ध्यान से पढ़ें। जैसे यहाँ नौरोजी की हैं, विलियम बेंटिक की बातें हैं, और मॉन्टेगोमरी मार्टिन की देखिए बात। सूरत, मुर्शिदाबाद, ढाका और अन्य स्थान जहाँ भारतीय शिल्पकार रहते थे की बर्बादी और सर्वनाश इतना अधिक दर्दनाक तथ्य है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं इसे व्यापार का न्यायपूर्ण तरीका नहीं मानता। मेरे विचार में यह निर्बल पर सबल का बल प्रयोग है। ठीक है, तो आप ये देखिए, इस चीज़ को आप वहाँ पे कोट कर सकते हैं विचारकों की। ये महत्वपूर्ण है अंक अर्जित करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम देखते हैं तो कृषकों की बढ़ती हुई दरिद्रता। सीधी सी बात है, ब्रिटिश सरकार की रुचि कोई भारतीय कृषि को ऊंचा उठाने की तो रही नहीं होगी। उनका तो मुख्य उद्देश्य कैसे न कैसे इस देश से अधिकाधिक धन अर्जित करना, अधिकाधिक लाभ अर्जित करना ही रहा था। तो इनका कृषि के ऊपर भी इनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ ये था कि लगान कैसे न कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अर्जित किया जा सके। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्या किया कि आपको ध्यान हो, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की व्यवस्था है ब्रिटिश की ही देन है, ब्रिटेन की ही देन है। इस व्यवस्था में सरकार क्या कर देती थी कि एक जमींदार की नियुक्ति कर देती थी। किसान और ब्रिटिश शासन के बीच में एक जमींदार की नियुक्ति कर देती। अब इस जमींदार से सरकार को तो स्थायी बंदोबस्त का मतलब है स्थायी फिक्स मात्रा में लगान मिलता था। ठीक है ना, यानी अंग्रेज़ों की इनकम के ऊपर तो कोई चेंज नहीं होती थी। अंग्रेज़ों की इनकम यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर खेती खराब भी हुई तो भी अंग्रेज़ों को उतना ही लगान मिलना है, खेती अच्छी हुई तो भी अंग्रेज़ों को उतना ही लगान मिलना है। यानी उनके लगान में कोई चेंजेस नहीं थे, उनके लगान स्टेबल थे। ठीक है, लेकिन जमींदार क्या करते थे, वो परिवर्तनशील लगान लेते थे, यानी वो ऊंची दरों में, बढ़ती हुई दरों में लगान लेते थे। इसकी वजह से वो परिवर्तनशील दरों में लगान लेते थे। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा बोझ किसके ऊपर पड़ने लगा? किसानों के ऊपर पड़ने लगा, कि उनकी स्थिति दयनीय होने लगी। और अगर वो लगान देने में सक्षम नहीं होते थे तो इसका परिणाम क्या रहता था कि किसानों को अपनी ज़मीन से बेदखली कर दी जाती थी, या फिर आप कह सकते हैं उनसे बेकार ली जाती थी, बलपूर्वक कार्य करवाया जाता था। ठीक है, इसमें आगे हम देखते हैं कि सूदखोरों के मामले में भी ये स्थिति रही है कि किसान क्या करते थे कि अपना अनाज व्यापारियों को बेचते थे ताकि उनसे जो पैसा मिले उसको वो लगान के रूप में जमींदारों को दे सके। तो सूदखोर भी ऊंची दरों पर उनको वो ऋण दिया करते थे ऐसे। और इन सूदखोरों की, क्योंकि वहाँ के उस समय इन सूदखोरों की स्थिति ये थी कि इनके न्यायालय से अच्छे संबंध होते थे, जिनका उपयोग वह मुकदमे के लिए कर लिया करते थे। तो किसान किन किन के बोझ तले हो गया था? एक तरफ जमींदार आ गए, एक तरफ सूदखोर हो गए, और तीसरी तरफ सरकार। तो इन तीनों के बोझ से किसान पूरी तरीके से त्रस्त हो चुका था उस समय। ठीक है, तो ये भारतीय कृषि पर इसका नकारात्मक प्रभाव है। कृषकों की दरिद्रता बढ़ती ही जा रही थी। इस समय के जो लॉर्ड कार्नवालिस उस समय के जो वायसराय थे, उनके ही शब्दों में सारा बंगाल एक जंगल में बदल गया है जिसमें केवल वंचर ही रहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसे आप कोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, पुराने जमींदारों की तबाही तथा नई जमींदारी व्यवस्था का उदय। ठीक है, तो 1815 तक के अंत तक बंगाल की कुल भूमि का लगभग 50% दूसरे हाथों में स्थानांतरित किया जा चुका था। इन नए हाथों में भूमि के जाने से जमींदारों के एक नए वर्ग का उदय हुआ और नए भू संबंधों का विकास हुआ। जमींदारों के इस नए वर्ग के पास सीमित शक्तियाँ और एवं अत्यंत अल्प साधन थे, और भूमि पर कब्जे के कारण ये वर्ग अस्तित्व में आया था। लगान व्यवस्था में बिचौलियों के बढ़ने से प्रत्यक्ष जमींदारी का लोप हो गया, किसानों पर बोझ और बढ़ गया। ठीक है, और भूमि की मांग बढ़ने से इनकी कीमतों में वृद्धि हुई, किसानों की क्रय शक्ति कम होती गई या बहुत निम्न होती गई।
इन जमींदारों का हित ब्रिटिश शासन के चलते। आपको पता है राष्ट्रीय शासन में जमींदारों ने ब्रिटिश शासन का ही साथ दिया था, क्योंकि इनका हित ब्रिटिश शासन के बने रहने से ही था, क्योंकि इनकी इनकम अर्निंग का सोर्स ही एक तरीके से ब्रिटिश शासन ही था। ठीक है, कृषि, नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं, कृषि में स्थिरता एवं उसकी बर्बादी। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, अंग्रेजों का मुख्य कोई उद्देश्य नहीं था कि वह कृषि का विकास हो, तो कृषि के ऊपर निवेश कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। ठीक है, कृषि, और ना ही कृषकों के पास इतने संसाधन थे, तो ना तो निवेश हो रहा था, ना कृषकों के पास संसाधन थे। ठीक है, ऐसी स्थिति में हमारी जो कृषि थी उसका धीरे धीरे पतन होने लगा और उसकी उत्पादकता कम होने लगी। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। इस पॉइंट में आप ये जानते हैं कि देखिए पहले जो किसान हमारे यहाँ थे, वे किसान क्या थे हमारे, सिर्फ आजीविका के लिए खेती करते थे, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद में, ब्रिटिश शासन के बाद में हमारे यहाँ पर कृषि का व्यवसायीकरण हो गया, यानी कृषि भी एक व्यवसाय बन गई। कैसे बन गई? अब इस समय में कृषि व्यवसाय का रूप किस रूप में लेने गई कि अब हम आजीविका के लिए उत्पादन न करके व्यवसाय के लिए उत्पादन करते हैं। और इसमें हम किन किन चीज़ों का उत्पादन कर रहे हैं? मूंगफली, गन्ना, पटसन, कपास, तिलहन, तंबाकू, मसालों, फलों, सब्जियों जैसे वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन बढ़ गया। ये फसलें अन्य के स्थान पर अधिक लाभदायक थी। ठीक है, इसके अलावा बागान उद्योगों में हमारे यहाँ पर चाय, कॉफ़ी, रबड़, नील इत्यादि का भी उत्पादन होने लगा। ये कृषि का व्यवसायीकरण ही बता रहा है, कृषि का वाणिज्यीकरण बता रहा है। यानी अब हमारी कृषि व्यवसाय के उद्देश्य व्यवसाय पर आधारित हो गई एक तरीके से, और हमारी जो भी उत्पादन कर रहे हैं उसका अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में उसे बेचने भी लगे, यानी कृषि का अंतर्राष्ट्रीयकरण भी हो गया। अगर हम कहना चाहें तो हम इसे इस रूप में भी ले सकते हैं। और इसका मुख्य कारण आप भी जानते हैं क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि उस समय आपको पता है औद्योगिक क्रांति काफ़ी तेज़ हो रही थी। इसके अलावा मुद्रा अर्थव्यवस्था का प्रसार, रूढ़ि और परंपरा के स्थान पर संविधा और प्रतियोगिता, एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का अभ्युदय, देशी एवं विदेशी व्यापार में वृद्धि, रेलवे, सड़क संचार साधनों में राष्ट्रीय मंडी का विकास। ठीक है, तो भारतीय कृषकों के लिए कृषि का वाणिज्यीकरण, माने भारतीय किसान क्या कर रहे थे, उनके लिए जरूरी था कृषि का वाणिज्यीकरण। क्यों? क्योंकि वह इसी के माध्यम से अपने लगानों को चुका सकते थे। अतः वह ऋण लेते थे, ऋण लेकर वह क्या करते थे कि नील का उत्पादन करते थे, कपास का उत्पादन करते थे, चाय, कॉफ़ी, रबड़ का उत्पादन करते थे। ठीक है, तो और भारतीय कृषि का देखो एक और प्रभाव क्या रहा भारतीय कृषि पर, जो भारतीय कृषि मूल्यों पर विदेशी उतार चढ़ाव का प्रभाव भी पड़ने लगा। यानी उस समय इंटरनेशनल मार्केट में अगर तेज़ी आती है तो भारतीय कृषि में उस वस्तु की कीमतों में भी तेज़ी आने लगेगी। ठीक है, और आपको ध्यान हो नील की खेती, एक टाइम तो नील के दाम काफ़ी बढ़ गए थे, लेकिन जैसे ही नील के दामों में इंटरनेशनल मार्केट में कमी आने लग गई तो उसके परिणाम क्या रहा कि भारतीय किसान जो नील का उत्पादन कर रहे थे उनका भी उनकी कीमतों में भी कमी आने लग गई। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि किसानों को नुकसान होने लग गया था। ठीक है, तो हमारी कृषि मूल्य इंटरनेशनल मार्केट की कृषि मूल्यों से प्रभावित हो रही थी। आगे अगर हम चलते हैं तो इसमें आधुनिक उद्योगों का विकास, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है कि इस समय हमारे कौन कौन से उद्योग विकसित हुए। चूँकि तो हम देखते हैं कि भारत में पहली सूती वस्त्र मिल 1853 में बम्बई में कावस जी नाना भाई ने बम्बई में स्थापित की। इसी प्रकार भारत की पहली जूट मिल 1855 में बंगाल में स्थापित की गई, लेकिन इनका स्वामित्व तो अंग्रेजों के हाथ में ही रहा, विदेशियों के हाथ में रहा। भारत में मुनाफे की व्यापक संभावनाएं, सस्ते श्रम की उपलब्धता, कच्चे एवं तैयार माल की उपलब्धता, भारत में उसके बाजारों की उपलब्धता, पूंजी निवेश की अनुकूल दशाएं, नौकरशाही द्वारा उद्योगपति को समर्थन देने की दृढ़ इच्छा शक्ति, कुछ वस्तुओं से चाय, जूट एवं मैग्नीज के आयात के लाभप्रद अवसरों के कारण भारत में तेजी से विदेशी पूंजी का प्रवाह हुआ। ठीक है, भारत में देशी स्वामित्व वाले मुख्य क्षेत्र थे सूती वस्त्र एवं जूट मिलें। ठीक है, और इसके अलावा 20वीं शताब्दी में चीनी और सीमेंट इत्यादि क्षेत्रों में भी भारतीय स्वामित्व वाले उद्योग स्थापित किए गए। देखिए भारतीय स्वामित्व वाले उद्योग और ब्रिटिश स्वामित्व वाले उद्योगों में मुख्य अंतर क्या रहा कि ब्रिटिश स्वामित्व वाले उद्योगों को तो सपोर्ट मिला ब्रिटिश शासन का, लेकिन भारतीय स्वामित्व वाले उद्योगों को ब्रिटिश शासन का विरोध का सामना करना पड़ा, यानी उन्हें अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ी। ठीक है, इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि उपनिवेशी कारकों ने भी कुछ संरचनात्मक एवं संस्थात्मक परिवर्तन किए।
भारत में औद्योगिकरण की इस प्रक्रिया में कुछ प्रमुख उद्योगों का तेजी से विकास हुआ, लेकिन कुछ अन्य क्षेत्र उपेक्षित रह गए। इस वजह से यानी कुछ उद्योगों का अधिक विकास हुआ और जिन क्षेत्रों में उनका विकास हुआ वे क्षेत्र अधिक डेवलप हो गए, और जिन उद्योगों का विकास नहीं हुआ और वो क्षेत्र पीछे रह गए। इस वजह से क्षेत्रीय असमानता में भी हमारे यहाँ पर वृद्धि होने लगी। क्षेत्रीय असमानता से राष्ट्रीय अखंडता को धक्का लगा। ठीक है, तो और नेक्स्ट है सामाजिक तौर पर एक औद्योगिक पूंजीवादी वर्ग तथा एक श्रमिक वर्ग का अभ्युदय इस चरण की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय बर्जुआ वर्ग का उदय। भारतीय व्यापारियों, बैंकरों, साहूकारों ने भारत में छोटे सहयोगी के रूप में अंग्रेज व्यापारियों के वित्त से काफ़ी धन कमाया था। अंग्रेजों की साम्राज्यी शोषण की नीति में उनकी भूमिका ठीक बैठती थी। भारतीय साहूकारों ने ऋण के बोझ से दबे किसानों को ऋण दिए और सरकार के भू राजस्व संग्रहण में सहायता की। इस प्रकार भारतीय व्यापारियों ने अंग्रेजी माल को भारत के दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंचाया और भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात के आंदोलन में मदद की। किंतु इस साम्राज्यवादी व्यवस्था से स्वस्थ और स्वतंत्र औद्योगिक बर्जुआ वर्ग के विकास में रुकावट आई तथा इसका विकास जापान और जर्मनी जैसे स्वतंत्र देशों से भिन्न था। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। देखिए हमने क्या क्या पढ़ा है, इसका सारांश थोड़ा हम देख लेते हैं। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, अनौद्योगिकरण, भारतीय हस्तशिल्प का हाश, ये हम कवर कर चुके हैं। कृषकों की बढ़ती हुई दरिद्रता, पुराने जमींदारों की तबाही तथा नई जमींदारी व्यवस्था का उदय, कृषि में स्थिरता एवं बर्बादी, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, आधुनिक उद्योगों का विकास, राष्ट्रीय बर्जुआ वर्ग का उदय। 2 पॉइंट हमारे जो हैं आर्थिक विकास एवं अकाल एवं गरीबी, ये हम नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम इसे कवर करेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है अपने आप में, इसको हम आगे स्टडी करेंगे। इसके अलावा मैं आपसे एक प्रश्न में आज जो हमने पढ़ा उसमें हम एक प्रश्न आप अपनी तरफ से करें तो बहुत अच्छा रहेगा। निबंधात्मक प्रश्न भी मैं दे सकती हूँ, लेकिन आपको मैं लघुतात्मक प्रश्न दे दूँगी। बहुत ब्रीफली आप 50 शब्दों में बताइए कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश शासन का क्या प्रभाव रहा। प्रश्न वापस से सुन लीजिए, भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश शासन का क्या प्रभाव रहा। 50 शब्दों में आपको इसको उत्तर लिखना है। दूसरा प्रश्न मेरा जो है वो वो बहुत ब्रीफ है, एक शब्द में है। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई, और आप उसका सन भी बता सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हैं, मैं उम्मीद करती हूँ आप इसका उत्तर देंगे। ओके, थैंक्स।